Hello student, welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will teach you Hindi second from class 8th. Student, this is second chapter. आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे वर्ण विचार। इंग्लिश में इसे आप फोनोलॉजी के नाम से पढ़ेंगे। अब वर्ण विचार के बारे में कुछ हम प्रीवियस नॉलेज को देखेंगे कि जैसे हम बचपन में सबसे पहले बोलना सीखते हैं, यानी जब भी बच्चा पैदा होता है तो पहला जो उसकी क्रिया है तो वो पहले बोलना सीखता है तथा केवल ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। यानी जैसे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बोलना सीखता है। बोलना सीखता है तथा केवल ध्वनियों का उच्चारण करता है। उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए लिप्त चिन्हों की आवश्यकता होती है। यानी जो हम बोलते हैं, बोलते समय जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उस ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए हम लिप्त चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। वर्ण का डिफिनेशन लिखेंगे कि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए लिप्त चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। पहला क्या है वर्ण विचार में कि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए लिप्त चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन्हीं लिप्त चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अब इसमें कुछ और तथ्य है, इसको जानेंगे। पहला इसको स्टार्ट करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसके टुकड़े
नहीं किए जा सकते। अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि वर्ण विचार में कि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्ण व्यवस्था है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और प्रत्येक भाषाओं की अपनी अपनी वर्ण व्यवस्था होती है। प्रत्येक भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए इन वर्णों की जानकारी आवश्यक है। यानी जिस भाषा को हमको सीखना है उस भाषा के बारे में हमें उसके जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जानकारी होना चाहिए। और जब तक उस वर्ण की जानकारी नहीं होगा तब तक हम उसको लिख और पढ़ नहीं सकते। हम जानते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। यानी वाक्य किसे कहेंगे? जो भाषा की जो सार्थक इकाई होता है उसे वाक्य कहते हैं। वर्ण समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। यानी जब वर्ण को समझने के लिए सबसे आवश्यक क्या है कि हम जो कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। जैसे सूरज निकलता है। सूरज निकलता है, इसमें देखना है कि जैसे डिफिनेशन हम बताए हैं कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, तो एक सार्थक हो रहा है कि सूरज निकलता है, एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए इसे हम वाक्य कहेंगे। अब इसमें ये सार्थक इकाई हो गया, यानी इससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है इसलिए वाक्य हो गया। ये तो हम वाक्य समझे, लेकिन हमको समझने की क्या जरूरत है? वर्ण समझना है। अब इसको हम वर्ण समझेंगे। जैसे इसमें दो शब्द आए हैं 1 2 3, यानी 3 शब्द हैं। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। इसमें जो वाक्य दिया गया है हर शब्द वर्णों के संयोग से बना है। यानी जो भी शब्द बने हैं, चाहे सूरज हो गया या निकलता या है, एक किससे बना है? वर्णों के संयोग से बना है। अब इसे समझेंगे सूरज। अब इसमें कितने वर्ण हैं इसको ध्यान देंगे। श, इसमें देखिए क्या है? स, उ, र प्लस अ प्लस ज प्लस अ। इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं? 6 वर्ण आ रहे हैं। इन 6 वर्ण की सहायता से ये शब्द सूरज बना है, इसे ही हम वर्ण कहते हैं। अगला शब्द है निकलता। न, इसको भी ध्यान रखेंगे। निकलता कितने वर्ण की सहयोग से बना है? 8 वर्णों की संयोग से बना है। एक शब्द है। इसमें देखेंगे
है। इसमें दो वर्ण है, एक तो हा है और एक ऐ है, यानी ये दो वर्ण के संयोग से बना है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो कुछ वर्ण है उसके नीचे ये हलंत चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये इसलिए हलंत चिन्ह का प्रयोग हुआ है क्योंकि एक व्यंजन है, इस व्यंजन को दिखाने के लिए इसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये जो भी व्यंजन है जिनके नीचे हलंत लगा है वो सभी व्यंजन हैं। इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसमें आप लोग पढ़े हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इसके टुकड़े हम नहीं किए जा सकते, यानी ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं, ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा में प्रयुक्त वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अगला कुछ ज्ञान विस्तार हम देखेंगे। हिंदी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों दोनों के लिए होता है। यानी इसमें देखते हैं कि जो हिंदी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है वो भाषा की ध्वनियों और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों दोनों के लिए किया गया है। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। जो वर्ण होते हैं वे भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हिंदी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जो हिंदी वर्ण होते हैं उन्हें अक्षर भी कहते हैं। अब हम इसको आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे वर्ण विचार के बारे में। अब वर्ण विचार के बारे में जान लेने के बाद हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आप लोग क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। इसमें इसका कुछ हम विस्तृत रूप का अध्ययन करेंगे। तो वर्णमाला का डिफिनेशन जानना जरूरी है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इसमें 52 वर्ण होते हैं। यानी जो हिंदी वर्णमाला है इसमें 52 वर्ण होते हैं। बावन वर्ण होते हैं। स्पष्ट हो गया। जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में होता है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और जिन इस वर्णों का जो हम प्रयोग करते हैं, जो 52 वर्ण है, इसकी जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद में है
कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर, सेकंड है व्यंजन। अब इसका हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पहला देखेंगे स्वर। स्वर क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में के समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इसको स्पष्ट हो गया होगा कि स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के या अवरोध के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर में बोलने के लिए निकलने वाली हवा बाधित नहीं होती। एक और चीज है क्या कि जब स्वर को हम बोलते हैं, स्वर में बोलने के लिए निकलने वाली हवा बाधित नहीं होती। जैसे कोई भी स्वर ले लेते हैं, जैसे हो गया आ, ई, उ, है ना, री, ए, ओ, ये सब क्या है? ये सब स्वर है। यानी इनको जब हम बोलते हैं तो बिना किसी रुकावट के बोलते हैं। यानी जो मुख से जो हवा निकलता है उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट या अवरोध नहीं होता। इसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के भेद। तो हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर तो पढ़ चुके हैं, अभी हैं स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के
तीन भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर पहला हम अध्ययन करेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा, ब्रैकेट में लिखेंगे एक मात्रा का समय लगता है। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसका डेफिनेशन सबको लर्न होना चाहिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है, यानी जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर को जो ह्रस्व स्वर है उन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। इसे भी नोट करेंगे। इनकी संख्या 4 है। इसे लिखेंगे आ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। अ, ई, उ, री। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में
स्वरों के उच्चारण का 2 गुना समय लगता है। 2 गुना यानी इसका मतलब होता है 2 मात्राओं का। ब्रैकेट में नोट करेंगे 2 मात्राओं का। दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसके भी जो उदाहरण है पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों के उच्चारण का यानी जो हस्त स्वर के उच्चारण का 2 गुना समय यानी 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। उसे नोट करेंगे आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितनी संख्या हो गई? 7 हो गए। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से करीब 3 गुना यानी 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर या जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से करीब 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से 3 गुना यानी 3 मात्राओं का। 3 गुना मीन्स 3 मात्राओं का या 3 मात्रा का समय लगता है। तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। एक बार इसको दोहराएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व स्वर ये जो है या मूल स्वर से 3 गुना यानी 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। लिखते समय प्लुत स्वर के आगे कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी जब प्लुत स्वर लिखते हैं तो उसके आगे एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। केवल इसी को आप जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे ऐसे लिखेंगे
इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको नोट करेंगे। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसके यानी स्वर के आगे लगा दिया जाता है। जैसे हो गया ऊं, जैसे कुछ हो गया, जैसे लिखते हैं ऊं, इस प्रकार लिखते हैं यानी ओ को 3 गुने समय में बोलेंगे, यानी जब ओ बोलेंगे तो बोलेंगे यानी 3 गुना समय लगेगा। इसी प्रकार आदेश होता है कि जाओ, जैसे हो गया जाओ, यानी इस प्रकार करते हैं। तो ये भी इसी का उदाहरण है। यहाँ हम हटा लेते हैं इसे, केवल ऐसे करते हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब स्वरों की मात्रा के बारे में बताते हैं। स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा इसको देखेंगे कि शब्दों में व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप उसके साथ प्रयोग होता है उसे स्वर की मात्रा कहा जाता है। डिफिनेशन लिखेंगे, शब्दों में व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप उसके साथ प्रयोग होता है उसे स्वर की मात्रा कहा जाता है। स्वरों की मात्रा इन शब्दों में व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप उसके साथ प्रयोग होता है उसे स्वर की मात्रा कहा जाता है। जैसे स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं, जैसे हो गया स्वर, हो गया स्वर है इसे समझने की बहुत जरूरी है। जैसे इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसके लिए ऐसे खड़ी पाई लगा देते हैं, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। बड़ी छोटा हो, बड़ा हो, री एक, इस प्रकार होता है। एक यहाँ लगाते हैं, डबल एक,
ओ। ये इसमें समझा गया कि शब्दों में व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप उसके साथ प्रयोग होता है उसे स्वर की मात्रा कहा जाता है, वो इस प्रकार है। अब कुछ विशेष देखेंगे। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है। आ के बिना वर्ण लिखने के लिए वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। उ और उ की मात्राएं रा के साथ न लिखकर रा के मध्य में प्रयोग होता है। जैसे इसको समझेंगे कि एक रा का रा है, यानी उ और उ की मात्राओं में जो र होता है, रा के बीच में लगाएंगे इसकी मात्रा उ और उ की, तो ये जो है बीच में लगाते हैं, ये इस प्रकार लगाया जाता है। इसका प्रयोग हम बीच में करते हैं। इस प्रकार है। री की मात्रा के साथ नहीं लगती। री की मात्रा रा के साथ नहीं लगती। शा और शा के साथ री की मात्रा लगने पर शा का रूप इस प्रकार हो जाता है। जो सा होता है, ये सा का रूप इस प्रकार में बदल जाता है जब रा का प्रयोग इसके साथ करेंगे। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका प्रयोग इस प्रकार हो जाता है। अब अनुस्वार पढ़ेंगे हम। अनुस्वार अनुस्वार क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है। उच्चारण अधिक जोर से होता है। अधिक जोर से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। उन्हें अनुस्वार कहते हैं। लिखते समय अनुस्वार के ऊपर अनुस्वार के ऊपर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस रूप में लिखते हैं। लगाते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक क्या है? जिन स्वर को बोलने में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। दोनों से निकलती है, यानी जिन स्वरों को हम बोलते हैं, बोलने पर हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं।
उन्हें अनुनासिक कहते हैं। लिखने में उनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। लिखने में उनके ऊपर चंद्र बिंदु यानी इस प्रकार लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं आ, तो उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, इस रूप में लिखते हैं। अगला है विसर्ग। विसर्ग इसको ध्यान देंगे, इसका उच्चारण हा की तरह किया जाता है। उच्चारण हा की तरह किया जाता है। यानी विसर्ग का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह हा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम हा के रूप में करते हैं तथा इनका प्रयोग केवल तत्सम, इनका प्रयोग केवल तत्सम, तत्सम मीन्स संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है। किया जाता है जैसे हो गया अतः, प्रातः, स्वतः, देखिए इस विसर्ग का प्रयोग हुआ है ना, ये किसके रूप में हो रहा है? हा के रूप में हो रहा है। यानी बराबर समझेंगे विसर्ग, इसका उच्चारण, विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो हा की तरह किया जाता है तथा इनका प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः आदि। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि क्या है कि आजकल हिंदी में उपयुक्त 11 स्वरों के स्थान पर 12 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। अंग्रेजी शब्दों के साथ बोली जाने वाली ध्वनि, जैसे अंग्रेजी शब्दों के साथ जो बोली वाली ध्वनि हो गई, जैसे आ हो गया, आ, ये सब क्या है कि ये अंग्रेजी शब्दों के साथ प्रयोग की जाने वाली ये सब ध्वनियां हैं। आ और ओ ध्वनियों के बीच में इस प्रकार का प्रयोग होता है। इस ध्वनियों का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों के साथ ही होता है, जैसे हो गया बाल, यानी इस प्रकार होता है बाल, डाल, हाल आदि। स्टूडेंट, हम आशा करते हैं
कि आज जो भी हम पढ़ाए वीडियो आपको पसंद में आया होगा। इसको अधिक से अधिक जो है रिवाइज करें और अगला वीडियो में हम आपको व्यंजन के बारे में, व्यंजन और व्यंजन के भेद के बारे में बताएंगे। थैंक यू।